नवी मुंबई के उल्वे इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहाँ 43 वर्षीय आसाराम पांडे की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने दो युवाओं को गिरफ्तार किया, एक 19 वर्षीय लड़की और एक 21 वर्षीय प्रेमी। जांच में सामने आया कि मृतक सुरेंद्र पांडे ने कथित तौर पर लड़की के साथ कुछ अंतरंग पलों के वीडियो बनाए थे और उन्हीं वीडियो का इस्तेमाल कर वो लड़की को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। ये मानसिक और इमोशनल शोषण इतने गंभीर स्तर तक पहुंच गया था कि लड़की और उसके प्रेमी ने मिलकर सुरेंद्र को खत्म करने की योजना बना डाली। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को सुरेंद्र के अपार्टमेंट से बदबू आने की सूचना मिली। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सुरेंद्र का शव सड़ी गली अवस्था में पड़ा मिला। शुरुआती जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से पड़ताल की, दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि सुरेंद्र पांडे पहले संगमनेर पुलिस स्टेशन में कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी रह चुका था। इस पूरी घटना ने समाज में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि किस तरह से तकनीक और ब्लैकमेलिंग अपराध की ओर लोगों को धकेल रही है और युवा किस हद तक जाकर अपने सम्मान और आत्म सुरक्षा के लिए कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार। मैं मुनीश कुमार एक बार फिर हाजिर हूं एक और सच्ची घटना लेकर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल स्टोरीज बाय सागू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए आपको सीधे लिए चलता हूं आज की कहानी की ओर। सुरेंद्र आसाराम पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का रहने वाला था। जीवन के एक मुश्किल दौर से गुजरे पांडे ने नवी मुंबई के उल्वे क्षेत्र में आकर बसने का फैसला किया था, जहां वो सेक्टर 24 में स्थित क्रियांश रेजिडेंसी नामक एक इमारत की तीसरी मंजिल पर अकेला रहता था। अपने गुजर बसर के लिए वो ओला कैब चलाया करता था और ज्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखता था। उसकी डेली लाइफ नॉर्मल और सीमित थी, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा था इसका अंदाजा उसके आसपास के लोगों को भी नहीं था। कुछ ही हफ्ते पहले पांडे की मुलाकात एक 19 वर्षीय युवती रिया दिनेश सरकन्या सिंह से हुई, जो पंजाब से नवी मुंबई आई थी। रिया एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी और बेहतर रोजगार की तलाश में महानगर का रुख किया था। पांडे ने जब उसे अकेले और असहाय देखा तो उसने हमदर्दी दिखाते हुए रिया से दोस्ती गांठ ली। धीरे धीरे वो उसका भरोसा जीतने में कामयाब हो गया और फिर रिया को यह कहकर अपने घर बुला लिया कि जब तक उसे कोई परमानेंट जॉब और कोई परमानेंट ठिकाना नहीं मिल जाता वो उसके साथ रह सकती है। रिया जो उस समय न केवल एक अनजान शहर में अकेली थी बल्कि फाइनेंशियल कंडीशन से भी कमजोर थी, पांडे की इस पेशकश को एक सहारा समझ बैठी और उसके घर में रहने लगी। अगले कुछ हफ्तों में रिया इस घर का हिस्सा बन गई। कभी किचन में कभी बालकनी में उसकी हर अदाब संजय की आदत बनती जा रही थी। एक सुबह रिया हल्की सी ढीली टी शर्ट और नाइट पैंट्स में कॉफी बना रही थी। संजय की नींद खुली और उसकी नजरें वहीं ठहर गई। उसकी टी शर्ट की हलचल, बालों की बेतरतीबी और एक पल के लिए रिया ने पीछे मुड़कर देखा। गुड मॉर्निंग संजय जी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी। संजय सिर्फ मुस्कुराया, पर उसके भीतर कुछ और ही जग चुका था। अब वो हर रात देर तक जागता, रिया के मोबाइल की रोशनी देखता, उसके होंठों पर आती वो मुस्कान किसी और के नाम की होती थी और उस किसी का नाम था विशाल शिंदे। फेसबुक पर दोस्ती, धीरे धीरे बढ़ती चैटिंग। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पांडे मददगार बना रहा, रिया उसके भरोसे रहने लगी, लेकिन उसी दौरान पांडे के इरादे बदलने लगे। वो रिया की मजबूरी का फायदा उठाने लगा
और धीरे धीरे उसके साथ अश्लील व्यवहार करने लगा। और फिर एक दिन रिया नासिक चली गई विशाल से मिलने। संजय ने उसे ढूंढा नहीं, उसने खुद को समझाया कि वो बस कुछ दिन की बात। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब रिया लौटी, उसके साथ विशाल भी था। और फिर वो रात आई और फिर उस रात संजय के कमरे में रिया और विशाल एक साथ थे। संजय दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ा था और उसके हाथ में मोबाइल का कैमरा था। रिया और विशाल के शरीर एक हो रहे थे और संजय का दिल टुकड़ों में बंट रहा था। दोस्तों, कभी कभी इश्क का जिस्म इतना भारी हो जाता है कि वो दिल नहीं, सीधा गला काटता है। उस रात रिया और विशाल की आंखों में आग थी, लेकिन कमरे के कोने में संजय की आंखों में सिर्फ राख थी। अगली सुबह विशाल वापस लौट गया, पर पांडे के पास वो वीडियो था जिसमें रिया और विशाल अंतरंग अवस्था में थे। और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल। रिया, या तो मेरी बन जाओ या मैं तुम्हारे वीडियो को वायरल कर दूंगा। वो वीडियो संजय के पास अब एक हथियार था। उसने एक रात रिया को बुलाया। कमरे की बत्ती मध्यम थी और संजय ने उसे फोन पर वो वीडियो दिखाया। रिया सन्न रह गई, कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज फिसलती सी आई। संजय धीरे से उसके करीब आया और कहा, तू मेरे पास आ जा एक रात, सिर्फ एक रात, फिर कुछ नहीं कहूंगा। रिया ने ना नहीं की, लेकिन हां भी नहीं थी। वो बस उठी, धीरे धीरे कुर्ता उतारा और कहा, एक शर्त है, लाइट बंद रहेगी। उस रात बिस्तर पर दो जिस्म थे, लेकिन उन दोनों के बीच एक और चीज थी, झूठ। संजय ने उसे अपने जिस्म से महसूस करना चाहा। रिया ने हर स्पर्श में अदाकारी भर दी। रिया का जिस्म गर्म था, पर उसकी सांसें ठंडी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर आंखें स्थिर थी। संजय उस पल को सच मान रहा था, पर रिया उस पल को एक कहानी बना रही थी। 2 अप्रैल की शाम, जब पांडे का मानसिक और शारीरिक शोषण अपनी हदें पार कर चुका था, तब रिया ने आखिरकार अपने प्रेमी विशाल शिंदे को इस पूरे हालात के बारे में विस्तार से बताया। विशाल, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेरी का रहने वाला था। पहले तो ये सब सुनकर वो हैरान रह गया, लेकिन जब रिया ने बताया कि पांडे ने उसके और विशाल दोनों के कुछ अंतरंग पलों के वीडियो गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड कर लिए और अब उन वीडियो का इस्तेमाल करके वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा, विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रिया ने यह भी बताया कि पांडे वीडियो लीक करने की धमकी देते हुए बार बार उससे यौन संबंध बनाने की जबरदस्ती करता था। इस घिनौने दबाव और डर के चलते रिया ने विशाल से उसे उल्वे बुला ली, ताकि दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सकें। विशाल 2 अप्रैल को ही संगमनेर से निकलकर सीधे पांडे के उल्वे स्थित घर पहुंचा, जहां रिया पहले से रह रही थी। शुरू में विशाल ने पांडे से नॉर्मल बिहेव किया, मानो उसे कुछ भी पता नहीं, मगर रिया और विशाल के मन में उस समय एक भयानक, बहुत ही खौफनाक प्लान आकार ले चुका था। दोनोदोनों तनाव में थे, क्योंकि पांडे लगातार वीडियो लीक करने की धमकी दे रहा था और रिया पर दबाव बनाता जा रहा था। उल्वे पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लड़की के अनुसार मृतक ने न केवल उसका बल्कि उसके प्रेमी विशाल का भी गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो इन वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करके लड़की को बार बार धमका रहा था। वो कहता था कि अगर लड़की ने उसकी बात नहीं मानी और शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया, तो वो ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस घिनौनी ब्लैकमेलिंग ने रिया और विशाल को मेंटली रूप से तोड़ दिया था। उन्हें लगने लगा था कि अब उनके पास
कोई और विकल्प नहीं बचा है। इस तनावपूर्ण माहौल में जब तीनों एक ही घर में मौजूद थे, हालात तेजी से बिगड़ने लगे। पांडे ने एक बार फिर रिया पर अश्लील दबाव बनाने की कोशिश की। उसने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए अंतरंग वीडियो दिखाकर उसे धमकाया और विशाल के सामने ही शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने लगा। ये बात रिया और विशाल दोनों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उस वक्त तक विशाल अंदर ही अंदर आग की तरह उबल रहा था और रिया पूरी तरह डर, गुस्से और घृणा में डूबी हुई थी। जैसे ही पांडे ने अपनी सीमा पार की, दोनों आरोपियों का गुस्सा फूट गया। रिया और विशाल ने पांडे को रोकने की कोशिश की, लेकिन बात बहुत जल्दी झगड़े में बदल गई। घर के भीतर चीख पुकार मच गई। रिया ने पास ही रखे घर में इस्तेमाल आने वाले सामान से खुद को बचाने की कोशिश की और तभी विशाल ने मौके पर रखा एक भारी हथौड़ा उठाया। देखते ही देखते झड़प हिंसक रूप ले चुकी थी। विशाल ने आवेश में आकर पांडे पर पहला वार किया। हथौड़ा सीधे उस पांडे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन विशाल रुकने के मूड में नहीं था। रिया भी पूरी ताकत से पांडे पर टूट पड़ी। दोनों ने मिलकर बार बार उस पर हथौड़े से वार किए, जब तक कि उसकी मौत नहीं हुई। कमरे में खून फैल चुका था और माहौल बेहद डरावना हो चुका था। पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, सदमे में, ये सोचते। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और शव को कमरे में मौजूद एक चादर में लपेटा। खून के धब्बे छिपाने के लिए फर्श को साफ करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में सब कुछ अधूरा रह गया। शव को चादर में कसकर लपेटने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक किया ताकि किसी को शक न हो, और पांडे की ही वैगनआर कार की चाबी लेकर वहां से फरार हो गए। उन्होंने सोचा कि इस तरह वो सुराग मिटा देंगे और पुलिस तक उनका नाम नहीं पहुंचेगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अपार्टमेंट में रहने वाले पड़ोसी जल्द ही कुछ अजीब महसूस करेंगे, जैसे कि पांडे का अचानक गायब हो जाना और फ्लैट से उठती बदबू। यही गलती आखिरकार उनके गुनाह का पर्दाफाश करने वाली साबित हुई। हत्या के बाद दोनों आरोपी रिया सरकन्या सिंह और विशाल शिंदे ने खुद को सुरक्षित मानते हुए पांडे की वैगनआर कार में उल्वे से फरार होने की कोशिश की। वो तेजी से शहर की सीमा पार करते हुए पुणे की दिशा में निकल गए, ये सोचकर कि कुछ दिनों तक चुप कर रहने से मामला ठंडा पड़ जाएगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। नवी मुंबई से भागते समय पुणे के बाहरी इलाके में उनकी कार एक मोड़ पर बैलेंस खो बैठी और एक पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना काफी गंभीर थी। कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन संयोगवश दोनों को केवल हल्की चोटें आई। इस हादसे ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दी। अब उन्हें केवल सिर्फ एक हत्या के अपराधी थे, बल्कि एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे हुए भगौड़े भी बन चुके थे। एक्सीडेंट के बाद दोनों ने फैसला लिया कि अब और आगे भागना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। घायल अवस्था में वो सीधे संगमनेर पहुंचे, जहां विशाल का पुश्तैनी घर था। घर पहुंचते ही रिया और विशाल ने अपने माता पिता और रिश्तेदारों को पूरी घटना बताई। कैसे पांडे ने वीडियो से ब्लैकमेल किया, कैसे वो मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा था, और कैसे गुस्से और डर में आकर उन्होंने उसकी हत्या की। शुरुआत में परिवार को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा और उसकी प्रेमिका ऐसा गंभीर अपराध कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों टूटे हुए और रोते हुए बार बार अपना अपराध कबूल करने लगे, तब परिजनों ने उन्हें समझाया कि अब भागने या छुपने से कोई फायदा नहीं है। परिवार ने उन्हें सही रास्ता दिखाते हुए सलाह दी कि वो कानून का सामना करें और सरेंडर कर दें। अपने परिवार की बात मानते हुए रिया और विशाल अगले ही दिन संगमनेर पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने में दाखिल होते ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरी कहानी सुनाई।
और हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस कर्मियों के अनुसार दोनों बेहद डरे हुए और पछताए हुए लग रहे थे। रिया और विशाल के सरेंडर और कबूलनामे ने इस पूरे मामले को एक निर्णायक मोड़ दे दिया। जब उन्होंने संगमनेर पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार किया तो वहां की पुलिस ने बिना समय गंवाए तुरंत नवी मुंबई के उल्वे पुलिस से संपर्क किया। चूंकि अपराध स्थल उल्वे के सेक्टर 24 स्थित क्रियांश रेजिडेंसी में था, इसलिए आगे की जांच और कार्रवाई वहीं की पुलिस को सौंपी गई। सूचना मिलते ही उल्वे पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर रवाना हुई। जब वो पांडे के अपार्टमेंट पर पहुंचे तो वहां का माहौल पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। पड़ोसी बदबू शिकायत कर रहे थे। पुलिस ने अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा और जैसे ही भीतर कदम रखा, एक सड़ी गली लाश की तेज स्मेल ने पूरे माहौल को भारी कर दिया। फ्लैट के अंदर एक बेड के पास एक चादर में लिपटा हुआ शव पड़ा था। जैसे ही चादर हटाई गई तो शव की हालत देख पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। शरीर काफी हद तक सड़ चुका था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि हत्या कई दिन पहले हुई थी। शव की पहचान दस्तावेजों और पड़ोसियों की मदद से सुरेंद्र आसाराम पांडे के रूप में की गई। मौके से कुछ खून के धब्बे, एक टूटा हुआ हथौड़ा और काफी फॉरेंसिक सबूत भी बरामद किए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। उधर संगमनेर में रिया और विशाल को हिरासत में लेकर उल्वे पुलिस की टीम ने उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया और फिर उल्वे लाया गया, जहां उनसे पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या की योजना, हथियार के इस्तेमाल और घटनास्थल से भागने तक की सारी जानकारी विस्तार से बताई। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि पांडे के मोबाइल फोन और लैपटॉप में कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री या वीडियो तो नहीं है, जिससे ये साफ हो सके कि क्या उसने पहले भी किसी और को इसी तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। इसके अलावा फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम भी अपार्टमेंट से जुटाए गए सबूतों की गहराई से जांच कर रही है, ताकि कोर्ट में एक सॉलिड केस पेश किया जा सके। रिया और विशाल पर हत्या, आपराधिक साजिश और डिजिटल अपराधों से जुड़े कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई तय। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और किस शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। धन्यवाद।